एक रेडियो.com प्रस्तुत करते हैं सुनी कहानी संज्ञा से। प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी श्रद्धांजलि। मनमोहन बाबू आर्ट विद्यालय के प्रोफेसर थे और घर पर बैठे अपने मित्रों के साथ दिल बहला रहे थे। तभी योगेश बाबू ने कक्ष में प्रवेश किया। योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले ही विद्यालय छोड़ा था। उन्हें देखकर एक आदमी ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र ने क्या कहा, आपने कुछ सुना? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर सर्वप्रथम एक लंबी श्वास भरी, फिर बोले, नरेंद्र ने क्या कहा है? वो कहता है कि इस वक्त बंग प्रांत में उसके जैसा अन्य कोई भी चित्रकार नहीं है। अरे कहने दो, अभी नई पीढ़ी का लड़का है ना, हम लोग तो जैसे आज तक घास खोदते रहे हैं, योगेश बाबू ने झुंझलाते हुए कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसकी मानो योगेश बाबू के उत्तर से तृप्ति नहीं हुई। शायद वो चाहता था कि योगेश बाबू और अधिक जोश में आ जाएं, इसलिए बात का मुद्दा पकड़ते हुए दोबारा बोला, केवल इतना ही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की नज़र से नहीं देखता। योगेश बाबू उदासीन भाव से बोले, क्यों, कोई वजह? उसका कहना है कि आप आदर्श को ध्यान में रखकर चित्र नहीं बनाते हैं। तो किस नजरिए से बनाता हूँ? केवल धन प्राप्ति के लिए। योगेश बाबू ने क्रोधित होकर कहा, बड़ा दूरदर्शी है ना वो। फिर गुस्से में कान के पास से अपने बिखरे केशों को ठीक कर बहुत देर तक बिना कुछ बोले बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके केश भी बहुत लंबे थे। यही वजह थी कि योगेश बाबू ने भी अपनी मर्जी के विरुद्ध जाकर सिर पर लंबे लंबे केश रखे थे। ये केश उसके चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक होने पर उसकी जान तो बच गई थी, परंतु चेहरा खराब हो गया था। एक तो सांवला रंग, दूसरे चेचक के दाग। नरेंद्र के वर्णन ने उनके चेहरे की बदसूरती और अधिक बढ़ा दी थी। गुस्से से उनका चेहरा इस प्रकार कुरूप हुआ कि उपहास का विषय बन गया। कक्ष में बैठे लड़के योगेश बाबू का चेहरा देखकर मुंह बंद कर हंसने लगे। अचानक उस हंसी पर योगेश बाबू की नजर पड़ी तो गुस्से से उन्हीं पर बरस पड़े। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? एक लड़के ने चतुराई से शीघ्र कहा। नहीं महाशय, आपको गुस्सा आए और हम हंसें? हम भला ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? ओह, मैं जान गया, अब ज्यादा चतुराई की जरूरत नहीं। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अब तक तुम लोग दांत निकाल कर अश्रु बहा रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। लड़कों ने किसी प्रकार हंसी रोकते हुए कहा, चलिए ऐसा ही सही, हम हंसते ही थे और अश्रु क्यों बहाते? परंतु हमें नरेंद्र के पागलपन पर हंसी आई। वो देखो, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी यहीं आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कक्ष में आ गया। योगेश ने एक बार नरेंद्र की तरफ टेढ़ी नजर करके मनमोहन बाबू से कहा, महाशय, नरेंद्र मेरे बारे में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। दो पत्थर जब परस्पर टकराते हैं तो आग पैदा होती है। इसलिए वो बात को संभालते मुस्कुराते हुए बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र ने क्या कहा? नरेंद्र कहता है कि मैं केवल पैसा कमाने के लिए ही चित्र बनाता हूँ, मेरा कोई आदर्श नहीं है। मनमोहन बाबू ने पूछा, नरेंद्र, ऐसा क्यों? नरेंद्र अब तक बिना कुछ बोले खड़ा था। अब किसी तरह आगे आकर बोला, हाँ कहता हूँ, मेरी यही सम्मति है। योगेश बाबू ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़े आए सम्मति देने वाले, छोटी उम्र और बड़ी बात, अभी कल का लड़का और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र अभी बच्चा है और बात भी छोटी सी है, इस पर बहस करने की क्या जरूरत है? योगेश बाबू उसी प्रकार गुस्से में बोले, बच्चा है? नरेंद्र बच्चा है? जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो, यदि वो बच्चा है तो वृद्ध कौन होगा? एक विद्यार्थी बोला, महाशय, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने उसे कल का छोकरा बताया था। योगेश बाबू का चेहरा गुस्से से तमतमाया और बोले, कब बोला था? अभी इससे कुछ देर पहले ही तो बोला था आपने। मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं उसे छोकरा कहूं? असंभव है। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं नासमझ हूं? सभी लड़के एक ही स्वर में बोले,
नहीं महाशय, ऐसी बात हम भूलकर भी अपनी जबान पर नहीं ला सकते। मनमोहन बाबू किसी तरह हंसी रोकते हुए बोले, चुप चुप, गड़बड़ मत करो। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम ये कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी तरह का अन्य कोई चित्रकार नहीं है? आपको कैसे पता? नरेंद्र ने पूछा। तुम्हारे मित्रों ने बताया। मैं ये नहीं कहता, तब भी इतना जरूर कहूंगा कि मेरी तरह हृदय का खून पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका सबूत? नरेंद्र ने क्रोधित होकर कहा, सबूत की क्या जरूरत है? मेरा अपना यही मानना है। तुम्हारा ऐसा मानना सही नहीं है। नरेंद्र थोड़ा बोलने वाला आदमी था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस अप्रिय बातचीत को समाप्त करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, सोचा तो है, देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा बनता है। नरेंद्र ने सम्मानपूर्वक उनकी पांव की धूली लेकर कहा, जिसके आप गुरु हैं उसे क्या डर, देखिएगा बढ़िया रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह घुमाकर योगेश बाबू की तरफ देखा, परंतु कुछ बोला नहीं, किंतु मौन और तिरस्कृत भाव ने योगेश बाबू के दिल को बातों से कहीं ज्यादा चोट पहुंचाई। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, चाहे आप कुछ भी बोलें, परंतु नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं दृढ़ निश्चय से कहता हूं कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार बनेगा। नरेंद्र शनैः शनैः कक्ष से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी बोला, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी हद तक पागलपन की झलक नजर आती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मनमोहन बाबू ने कहा। जो व्यक्ति अपने मन के भावों को भली भांति प्रकट करने में सफल हो जाता है, उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक पागल ही समझते हैं। चित्र में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें पता है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से रक्त की धारा बह रही थी और वो बिना किसी पीड़ा के बैठा चित्र बना रहा था। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया ये देखकर। मेरे मना करने पर उसने बताया कि उंगली काट कर देख रहा था कि रक्त का वास्तविक रंग क्या है। अजीब छोकरा है। तुम लोग इसे पागलपन कह सकते हो, परंतु इसी पागलपन के कारण ही वो एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू नेत्र बंद करके सोचने लगे, जैसा गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों विक्षिप्त हैं। नरेंद्र सोचते सोचते अपने घर की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में बहुत चहल पहल थी, कितनी ही मोटर गाड़ियां चली जा रही थीं, किंतु इन बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं था। वो अपनी दुनिया में मगन था। वो कुछ समय के अंदर ही बहुत बड़ा चित्रकार बन गया। इस थोड़े से वक्त में वो बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गया। उसकी लोकप्रियता देखकर उसके दोस्त उससे ईर्ष्या करने लगे। इन्हीं ईर्ष्यालु दोस्तों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक विशेष खूबी और उसकी तुलिका में एक अद्भुत शक्ति है। योगेश बाबू इसे मन ही मन भली भांति समझते थे, परंतु प्रत्यक्ष रूप से मानने को कदापि तैयार नहीं थे। इतने थोड़े वक्त में नरेंद्र का इतनी ख्याति हासिल करने का एक विशेष कारण भी था। वो ये कि वो जिस भी चित्र को बनाता था उसमें अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देता था। उसकी नज़र केवल चरित्र पर रहती थी। धनराशि की तरफ भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसकी एक ही कोशिश रहती थी कि वो चित्र बहुत आकर्षक बने, उसमें अपनी तरह का विशेष गुण हो। मूल्य अधिक मिले या कम, वो अपने विचार और अभिव्यक्ति की मधुर रूपरेखाएं अपने चित्र द्वारा दर्शाता था। जब वो चित्र बनाने बैठता तो चारों तरफ फैली हुई असीम प्रकृति और उसका समस्त सौंदर्य दिल से निकाल देता। इतना ही नहीं, वो अपने अस्तित्व को भी अनदेखा कर देता था। उस वक्त वो विक्षिप्त की तरह दिखाई देता और अपने प्राणों तक का मोह त्याग देता था। भोजन करने की तो कौन कहे, प्यास तक का होश नहीं रहता था। ये स्थिति उस वक्त की एकाग्रता की होती। वास्तव में इसी वजह से उसे ये सम्मान मिला था। उसका स्वभाव
साधारण था। वो जो बात सादगी से बोलता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनों से भरी हुई समझते। उसके समक्ष कोई कुछ भी बोलता, परंतु पीठ पीछे लोग उसके बारे में अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते थे। सभी लोग नरेंद्र को चेतना रहित पाते थे। वो किसी बात को ध्यान से नहीं सुनता था। कोई पूछता कुछ और वो जवाब कुछ और ही देता था। उसको देखकर ऐसा लगा मानो अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने अचानक उसे उठा दिया हो। उसने शादी की और उसका एक पुत्र भी हुआ था। पत्नी भी बहुत सुंदर थी, परंतु नरेंद्र के लिए गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं था। तभी तो उसका दिल स्नेह का गहरा सागर था। वो हर वक्त इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि चित्रकला में ख्याति हासिल करे। यही वजह थी कि लोग उसे विक्षिप्त समझते थे। किसी बिना भार वाली चीज को यदि पानी में जबरदस्ती डुबाया जाए, वो किसी तरह भी नहीं डूबेगी बल्कि ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही स्थिति उन लोगों की होती है जो अपनी लगन के पक्के होते हैं। वे सांसारिक सुख दुख में किसी प्रकार डूबना नहीं चाहते। उनका हृदय हर वक्त अपनी कला को समर्पित रहता है। एक दिन नरेंद्र ने दृढ़ निश्चय किया कि इस बार प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कक्ष की दीवार पर उसके हाथ के बने कई चित्र लगे हुए थे। कहीं प्राकृतिक दृश्य, कहीं व्यक्ति के शरीर की रूपरेखा, कहीं सोने की तरह सरसों के खेतों की हरियाली, जंगली मनमोहक दृश्यावली, और कहीं वे मार्ग जो छायादार पेड़ों के नीचे से टेढ़े मेढ़े होकर नदी के समीप जा मिलते थे। धुएं की तरह गगनचुंबी पहाड़ों की पंक्ति वो तेज धूप में खुद झुलसी जा रही थी। सैकड़ों लोग जो धूप से बेहाल होकर छायादार पेड़ों के समूह में शरण लिए हुए थे। ऐसे कितने ही दृश्य थे। दूसरी तरफ कई पक्षियों के चित्र थे। उन सभी के मनोभावों उनके चेहरों से झलक रहे थे। कोई क्रोधित, कोई सोच में डूबा हुआ तो कोई खुश। हर चित्र इतना सजीव था मानो अभी बोल उठेगा। कमरे के एक भाग में खिड़की के निकट एक अपूर्ण चित्र लगा हुआ था। उसमें ताड़ के पेड़ों की छाया के आश्रय में एक सुंदर नवयुवती नदी के नीले पानी में अचल बिजली के समान चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे और होठों की रेखाओं में चित्रकार ने हृदय की वेदना दर्शाई थी। ऐसा लग रहा था मानो चित्र बोलना चाहता है, परंतु यौवन अभी उसके शरीर में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। इन सभी चित्रों में चित्रकार की कई दिनों की आशा और निराशा शामिल थी, परंतु आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। उसके हृदय में बार बार यही विचार आने लगा कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है, केवल कागज के टुकड़ों पर रंग लगाया है। इतने दिनों से उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थीं, वे सभी उसके हृदय को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकीं, क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत परिपक्व हो गए थे। उसने दृढ़ निश्चय किया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वो इस सच्चाई को सबके दिलों में बिठा देना चाहता था कि उसकी सोच बच्चों जैसी नहीं है। टेबल पर सिर रखकर नरेंद्र विचारों में मग्न रहा। वो क्या बनाए, किस विषय पर बनाए? हृदय पर चोट होने से साधारण प्रभाव पड़ता है। भावनाओं के कितने ही पूरे और अधूरे चित्र उसकी आंखों के समक्ष चलचित्र की तरह गुजरते चले गए, परंतु किसी ने भी क्षण भर के लिए उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। सोचते सोचते शाम के अंधेरे में शंख की मधुर आवाज ने उसको मग्न करने वाला गीत सुनाया। इस आवाज से नरेंद्र हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद उसी अंधेरे में वो सोच में डूबा हुआ कक्ष के भीतर विक्षिप्त की तरह चहलकदमी करने लगा। सब बेकार। कई बार सोचने के पश्चात भी उसे कोई विचार नहीं सूझा। बहुत रात बीत गई। अमावस्या की अंधेरी रात में आसमान परलोक की तरह धुंधला सा लग रहा था। नरेंद्र कुछ खोया हुआ सा विक्षिप्त की तरह उसी तरफ देखता रहा। बाहर से रसोइये ने दरवाजा खटखटा कर कहा, बाबूजी, खाना तैयार है, चलिए। मुझे परेशान मत करो, जाओ, मैं अभी नहीं खाऊंगा, नरेंद्र ने झुंझलाते हुए कहा। थोड़ा बहुत खा लो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और उदास रसोइया भारी कदमों से वापस चला गया। नरेंद्र ने फिर अपने को विचारों में डुबो दिया। जिसे ख्याति पाने की बुरी आदत लग गई हो उसे भला कहाँ आराम मिलता है। एक सप्ताह गुजर गया। इस सप्ताह में नरेंद्र घर से बाहर नहीं गया। घर में बैठा यही सोचता रहा कि किसी न किसी तरीके से तो पूजा की देवी अपनी कला दिखाएगी ही। इससे पहले उसने कितने ही चित्र बनाए थे, किंतु इस प्रकार सोचना नहीं पड़ता था। परंतु इस बार न जाने क्यों उसके मन में कोई नया विचार आ ही नहीं रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी निराशा भी बढ़ती गई। इतना ही नहीं, इस निराशा से दुखी होकर कई बार उसने अपने केश तक नोच डाले। वो स्वयं को गालियां देता, धरती पर पेट के बल लेटकर बच्चों की भांति विलाप करता, परंतु सब बेकार। सुबह नरेंद्र चुपचाप बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक चिट्ठी दी। उसने उसे खोल कर देखा। प्रोफेसर साहब ने लिखा था, प्रिय नरेंद्र, अब प्रदर्शनी आरंभ होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 1 सप्ताह के भीतर चित्र जरूर भेज दो। लिखना तुम्हारी चित्रकला कहाँ तक पहुंची और तुम्हारा चित्र कितना बना है। योगेश बाबू ने चित्र बना दिया है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी बढ़िया चित्र की आशा है। तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हूँ, अपने गुरु की इज्जत रखना। इस बात का ध्यान रखना, इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र बढ़िया रहा तो तुम्हारी प्रसिद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत सफल हो, यही मेरी कामना है। मनमोहन। चिट्ठी पढ़कर नरेंद्र की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। केवल 1 सप्ताह बाकी है और अभी तक उसके दिमाग में चित्र के बारे में कोई विचार तक नहीं आया। रुकावट है, अब क्या होगा। उसे अपने आत्मबल पर बहुत भरोसा था, परंतु इस समय वो भरोसा भी जाता रहा। इस तुच्छ बल पर वो 10 आदमियों में सिर उठाए घूमता रहा है। उसने सोचा था कि लोकप्रिय कलाकार बन जाऊंगा, परंतु वारी किस्मत, अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों से अश्रु बह निकले। रुग्ण व्यक्ति की रात्रि जैसे आंखों में निकल जाती है, उसकी वो रात्रि वैसे ही खत्म हुई। नरेंद्र को इसका जरा भी पता नहीं चला। वहां वो कई दिनों से चित्रशाला में ही पड़ा रहता था। नरेंद्र के चेहरे पर जागने की थकान थी। उसकी पत्नी भागी हुई आई और जल्दी से उसका हाथ पकड़े हुए बोली, सुनिए, बच्चे को क्या हुआ है, आकर देखिए तो। नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ है। पत्नी लीला हाँफते हुए बोली, शायद हैजा। इस तरह खड़े मत रहो, बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा है। बच्चा पलंग पर पड़ा हुआ था। पलंग के चारों तरफ उस भयानक रोग के चिन्ह नजर आ रहे थे। लाल रंग 2 पल में ही पीला हो गया था। अचानक देखने से यही पता चलता था कि बच्चा जीवित नहीं है। केवल उसकी छाती के निकट कोई वस्तु धक धक कर रही थी और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ संकेत प्राप्त हो रहे थे। वो बच्चे की सिराहने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा, इस प्रकार खड़े मत हो, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। माँ की आवाज़ सुनकर बच्चे ने आंखें मसली। रुंधे स्वर में बोला, माँ, ओह माँ, मेरा लाल, मेरे बच्चे, बोल पुत्र बोल। कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। माँ की छाती पर सिर रखकर बच्चा लेटा रहा। नरेंद्र की आंखें भर आईं। वो बच्चे की तरफ देखता रहा। लीला शिकायत भरी आवाज में बोली, अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए। नरेंद्र हैरान हुआ। हाँ हाँ, ओह डॉक्टर। वो तेजी से घूमा और घर से बाहर चला गया। घर का दरवाजा बंद हुआ। लीला ने हैरान होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से दरवाजे की जंजीर खींच ली और वो सोचती रही, ये क्या हुआ। वहां नरेंद्र चित्रशाला के अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढककर वो सोचने लगा। उसकी स्थिति देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी बात से बहुत दुखी है। चारों तरफ गहरा सूनापन ही नजर आ रहा था। केवल दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी न थकने वाली गति से टिक टिक कर चल रही थी और नरेंद्र की छाती के भीतर उसके भयानक संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर फुसफुसाहट कर रहे थे। अचानक नरेंद्र खड़ा हुआ। चेतना रहित स्थिति में कहने लगा, क्या करूं, ऐसा आदर्श फिर नहीं मिलेगा।
परंतु वो तो मेरा बेटा है। वो कहते कहते रुक गया, चुपचाप सोचने लगा। अचानक घर के भीतर से सनसनाते हुए बाण की तरह हाय की हृदय विदारक आवाज उसके कानों में पहुंची। मेरे लाल तू कहाँ गया? पत्नी की हृदय विदारक चीत्कार सुनाई दी। जिस प्रकार धनुष की डोरी टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, चिंता और बेचैनी से नरेंद्र ठीक उसी प्रकार सीधा खड़ा हो गया। उसके मुंह पर लाली का चिन्ह नहीं था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वो समझ गया कि बच्चे का देहावसान हो गया है। वो मन ही मन बोला, ईश्वर तुम साक्षी हो, मेरा कोई दोष नहीं। इसके पश्चात वो अपने सिर के केशों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा। फिर जैसे कोई व्यक्ति नींद में चौंक उठता है, उसी प्रकार चौंक कर शीघ्र ही टेबल पर से कागज, कूंची और रंग लेकर वो कक्ष से बाहर निकल गया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के निकट आकर वो अचकचाकर खड़ा हो गया। उस खिड़की के कक्ष के अंदर का भाग दिखाई दे रहा था। झांक कर डर से थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके संपूर्ण शरीर में कांटे से चुभ गए। पलंग तितर बितर हुआ पड़ा था। बेटे से खाली गोद लिए माँ वहीं छटपटा रही थी और इसके अलावा माँ कक्ष में धरती पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से छाती के साथ चिपटाए, केश बिखरे, आंखें खुली हुई बच्चे के निर्जीव होठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र के दोनों नेत्रों में किसी ने मानो दो सलाखें चुभो दी हों। उसने होठ चबाकर मुश्किल से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कक्ष के भीतर का वही भयानक दृश्य घूम रहा था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सामने रखकर कूची कभी नहीं उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति नहीं थी, परंतु उसके हृदय में कितना दुख था उसे कौन जान सकता था। वो तो पिता था। नरेंद्र शीघ्र ही चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी शीघ्रता उसने कभी नहीं दिखाई थी। उसकी उंगलियां किसी अनजान शक्ति से अपूर्व शक्ति प्राप्त कर चुकी थीं। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, पुत्र हो पुत्र, आ बातें करे, बातें करो, जरा एक बार तुम देख तो लो, एक बार मुझे माँ कहकर बुलाओ मेरे लाल। नरेंद्र ने अस्पष्ट स्वर में कहा, उफ, यह सहनीय है, और उसके हाथ से कूची छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। किंतु उसी समय कूची उठाकर वो दोबारा चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का विलाप उसके कानों में पहुंचकर हृदय को झकझोरता और खून की गति को धीमा करता और उसके होठ जड़ होकर उसकी कूची की गति को रोक देते। इसी प्रकार प्रत्येक क्षण बीतता गया। मुख्य दरवाजे के भीतर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया था, परंतु नरेंद्र मानो इस वक्त विश्व और विश्वव्यापी शोरगुल से बहरा हो चुका था। वो कुछ भी नहीं सुन पाया। इस समय वो एक बार कक्ष की तरफ देखता और एक बार चित्र की तरफ, बस रंग में कूची डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वो पिता था, परंतु कक्ष के भीतर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मृत बच्चे की याद भी वो धीरे धीरे भूलता जा रहा था। अचानक लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के नजदीक आकर भाव विभोर होकर बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। ये क्या चित्र बना रहे हो? नरेंद्र ने लीला की तरफ हैरानी से देखा। वो इस सदमे के कारण अचेत अवस्था में गिर पड़ी थी। बाहर से दरवाज़ा खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो रसोइया और नौकर दोनों भयभीत हो गए। वे अपना कार्य पूरा करके प्रायः शाम के समय घर चले जाते थे और सुबह काम करने आते थे। रोज़ाना लीला और नरेंद्र में से कोई न कोई दरवाज़ा खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। यहाँ रह रह कर लीला का रोना कानों में पड़ रहा था। उन लोगों ने मोहल्ले के अन्य लोगों को बुलाया। आखिर में सबने सलाह मशवरा करके दरवाज़ा तोड़ डाला। सभी हैरान होकर घर में घुसे। सीढ़ियों से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखे नरेंद्र सिर नीचा किए हुए बैठा है। उनके पाँव की आहट से नरेंद्र ने हैरानी से मुंह उठाया। उसकी आंखें
खून की तरह लाल थीं। कुछ देर बाद वो जोर से हंसने लगा और सामने लगे चित्र की तरफ उंगली दिखाकर बोला, डॉक्टर, डॉक्टर मैं अमर हो गया। दिन गुजरने लगे। प्रदर्शनी शुरू हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही चीजें थीं, परंतु जनता का ध्यान एक ही चित्र पर लगा हुआ था। चित्र छोटा सा और अधूरा भी। नाम था श्रद्धांजलि। चित्र में चित्रित किया हुआ था एक माँ बच्चे के मृत शरीर को हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के प्यारे से मुंह को बार बार चूम रही है। दुख और चिंता में डूबी हुई माँ के मुख, आंखें और शरीर में चित्रकार की कूंची ने एक ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया कि जो भी देखता उसकी आंखों से अश्रु बह निकलते। चित्र की रेखाओं में इतनी ज्यादा बारीकियों से दर्द भरा जा सकता था, ये बात इससे पहले किसी के ध्यान में नहीं आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे। उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, आप क्या कहते हैं? योगेश बाबू उस वक्त चुपचाप खड़े चित्र की तरफ देख रहे थे। अचानक प्रश्न सुनकर एक आंख बंद करके बोले, यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं नरेंद्र को अपना गुरु बना लेता। जनता ने धन्यवाद, साधुवाद और वाह वाह की झड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी पता नहीं था कि उस सज्जन पुरुष का मूल्य क्या है जिसने इस चित्र को बनाया है। किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को मिट्टी में मिलाकर खून से इस चित्र को रंगा है, उसकी ये स्थिति किसी को भी पता नहीं चल सकी। हो सकता है शायद वो चित्र उसे महान बना दे। एक रेडियो